नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से कलाम एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिस पर हम स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो आयोजित होगी आरपीएससी द्वारा, उसका भूगोल विषय का जो पाठ्यक्रम है वो डिस्कस करते हैं। और उसी कड़ी में आपकी जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान का जो अगला टॉपिक है जो आज हमें डिस्कस करना है वो है प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हमें कौन कौन सी जानकारियां लेनी है और किस तरीके के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्लेट शब्द से लेकर टेक्टोनिक्स क्या होता है और किस तरीके से इसको एक सिद्धांत के रूप में हम देखेंगे, ये सारी की सारी चर्चा आज के क्लास में हमें यहां पर करनी है। तो सबसे पहला बिंदु देखिए, प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट क्या होता है, हमें इस शब्द की सबसे पहले जानकारी लेनी है कि प्लेट किसे कहते हैं। तो देखिए, पृथ्वी के ऊपर का जो सारा भाग है, सारा मोटा आवरण जिसको हम स्थलमंडल कहते हैं, वो सारा जिस मटेरियल से बना हुआ है उस सारे के सारे मटेरियल को हम प्लेट के नाम से जानते हैं। हालांकि अब पूरी पृथ्वी का जो भी ऊपर का कवर है, जो स्थलमंडल है या जो मोटा आवरण है, वो पूरा का पूरा एक साथ संयुक्त नहीं है, वो कुछ टुकड़ों में है। इसलिए हम कह देंगे कि पृथ्वी का ऊपरी भाग कई प्लेटों से ढका हुआ है। कुल मिलाकर हमारे सामने परिभाषा यह निकलती है कि पृथ्वी के ऊपर का जो दृढ़ आवरण है, उस दृढ़ स्थलखंड या उस दृढ़ आवरण को हम प्लेटों के नाम से जानते हैं। अब कोई प्लेट है या कोई जो दृढ़ आवरण है वो महासागरों के बाहर महाद्वीपों के रूप में निकला हो सकता है, या कहीं पर वो नीचा है तो वो महासागरों के पानी के नीचे दबा हो सकता है। तो कोई प्लेट महाद्वीपीय हो सकती है और कोई प्लेट महासागरीय हो सकती है, और कोई प्लेट ऐसी हो सकती है जिसका कुछ भाग महाद्वीप के रूप में हो और कुछ भाग उसका महासागर के रूप में हो। तो सबसे पहली जानकारी तो हमारे सामने आई कि प्लेट क्या है। तो पृथ्वी के ऊपर का जो आवरण है या इसका जो स्थलमंडल है, वो सब जिन खंडों से बना हुआ है उनका नाम है प्लेट। दूसरी बात, विवर्तनिकी क्या है। ये प्लेटें अपने स्थान पर स्थिर होने के बजाय गति करती हैं, हिलती हैं, सरकती हैं या खिसकती हैं, और इनके विस्थापन होने से इस पृथ्वी के ऊपर कई तरह के परिवर्तन आते हैं। उन सभी परिवर्तनों को, उन रचनाओं को, उन विनाश को हम सम्मिलित रूप से नाम देते हैं विवर्तनिकी या टेक्टोनिक्स। तो प्लेटों के विस्थापन से, उनकी गति करने से होने वाली जो संपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, घटनाएं हैं, उनको हम प्लेट विवर्तनिकी के नाम से जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहला शब्द जो प्लेट है, ये प्लेट शब्द दिया था सबसे पहली बार टूजो विल्सन ने। और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो था टूजो विल्सन था। और दूसरा प्रश्न आपको परीक्षाओं में ये किया जाता है कि प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, तो वो था मॉर्गन। मॉर्गन ने ही सबसे पहले प्लेटों के विस्थापन से जो भी प्रक्रियाएं, जो भी आपके सामने रिजल्ट आते हैं, उनको एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया था सन 1966-67 में। तब से हम इस सिद्धांत को प्लेट विवर्तनिकी के नाम से जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा प्रश्न भी किया जाता है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर आपका मॉर्गन आ जाता है। लेकिन मॉर्गन ने जो थ्योरी दी वो पहले के कई विद्वान जो पहले बातें कर चुके थे स्थलखंडों के स्थानांतरण की और विभिन्न विवर्तनिक घटनाओं की, उनको आधार बनाते हुए अपनी थ्योरी दी थी। और उन पुरानी घटनाओं में से, पुराने सिद्धांतों को यदि हम देखें तो मॉर्गन से पहले 1960 में हैरी हेस ने समुद्रों के तल के प्रसार की बात कही थी, एक सिद्धांत दिया था सागर तल प्रसरण सिद्धांत। उसी को आधार बनाकर आगे मॉर्गन ने इसे एक थ्योरी के रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का श्रेय हैरी हेस को भी चला जाता है। तो कुल मिलाकर प्लेट विवर्तनिकी जो हम सिद्धांत की बात करेंगे, एक सिद्धांत के रूप में यदि हम इसको पढ़ेंगे तो ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, इसमें दो व्यक्तियों का मुख्य योगदान है, जिनमें सबसे पहला तो कौन, हैरी हेस का सागर तल प्रसरण सिद्धांत। सागर तल प्रसरण सिद्धांत
जो उन्होंने दिया था 1960 में, और दूसरा मॉर्गन ने प्रस्तुत किया है प्लेट विवर्तनिकी के नाम से 1967 में। कुल मिलाकर इन दोनों को संयुक्त रूप से हम प्लेट विवर्तनिकी के नाम से ही जानते हैं। हालांकि हैरी हेस ने प्लेट या प्लेट विवर्तनिकी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। मॉर्गन ने हैरी हेस की बातों को एक सिद्धांत के रूप में, एक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन प्रारंभ में ये बातें हैरी हेस ने कही, इसलिए प्लेट विवर्तनिकी का श्रेय भी बहुत जगह आपको हैरी हेस का ही नाम इसमें मिलेगा कि इसी को इसका श्रेय जाता है। अब जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है उसके आधार के रूप में, उसके बेस के रूप में हम बात करें तो कुछ चीज़ों को प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आधार बनाया जा सकता है। अगर हमें ऐसी बात पूछी जाए कि प्लेट विवर्तनिकी का आधार क्या है, तो प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स के जो आधार हैं उनमें सबसे पहला आधार तो आता है, वो है यहां पर वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत उन्नीस में प्रस्तुत किया था, और वेगनर ने अपनी इस थ्योरी में स्थलखंडों के स्थानांतरण की दशाओं को, महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति को, इन सब को समझाया था, और उसी से हमें कुछ आइडिया मिला कि स्थलखंड या प्लेटें विस्थापित होती हैं, इसलिए प्लेट विवर्तनिकी के पक्ष में हम वेगनर के सिद्धांत का भी प्रमाण दे सकते हैं, उसके भी बेस के रूप में या आधार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा पूरा चुंबकत्व के जो साक्ष्य हैं, पूरा चुंबकत्व के जो प्रमाण है, जो साक्ष्य, उनको भी हम प्लेट विवर्तनिकी का आधार बना सकते हैं। और तीसरा इसका जो मुख्य आधार है वो है हैरी हेस का सागर तल प्रसरण सिद्धांत, जो कि हैरी हेस ने प्रस्तुत किया था कब, 1960 में। इन तीन चीजों को हम मुख्य आधार बना सकते हैं, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को, पूरा चुंबकत्व के प्रमाणों को, और हैरी हेस के सागर तल प्रसरण सिद्धांत को। इसके अलावा जो होम्स का समान तरंग सिद्धांत है, उससे भी हमें प्लेटों के विस्थापन या स्थलखंडों के विस्थापन के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इनमें से हम वेगनर की बात को डिस्कस कर लेते हैं कि वेगनर क्या कहना चाह रहा था। वेगनर ने अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो 1912 में प्रस्तुत किया, और वेगनर ने कहा कि पहले इस पृथ्वी के ऊपर सभी स्थलखंड वो एक साथ जुड़े हुए थे एक ही जगह, और एक साथ जुड़े हुए उस स्थलखंड को वेगनर ने नाम दिया है पेंजिया। और ये भी कहा कि उसके चारों तरफ एक विशाल जलराशि फैली हुई है, और वो एक प्राचीन या आद्य या प्रोटो जो कि ओशियन था, उसको उसने नाम दिया है पेंथालासा। वेगनर ने कहा कि कार्बोनिफेरस काल में ये पेंजिया एक स्थलखंड के रूप में सभी महाद्वीप जुड़े हुए थे, लेकिन कार्बोनिफेरस युग में उसका विभाजन होने लगा, वो टुकड़ों में टूटने लगा, और उसके प्रारंभ में दो खंड हुए। एक उत्तरी खंड उसका अंगारा लैंड और दक्षिणी खंड गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया, और तत्पश्चात और आगे चलते हुए उनके अनेक खंड बने, तो महाद्वीपों की वर्तमान व्यवस्था हो गई। और उस पेंथालासा के पानी को यदि हम देखें तो वो इन महाद्वीपों की वर्तमान व्यवस्था होने से कई भागों में बंट गया, तो ऐसा होने से अलग अलग महासागरों का निर्माण भी हो गया। ये वेगनर यहाँ पर थोड़ी समझाता है, लेकिन वेगनर का जो मुख्यतः अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने का उद्देश्य था वो क्या था। वेगनर ने जो पूरा जलवायु के जो प्रमाण है उनको इकट्ठा करते हुए, उनके सोर्सेज को इकट्ठा करते हुए अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने की कोशिश की। और सबसे पहले उसने ये बताया कि पृथ्वी के ऊपर यदि हम देखें तो विभिन्न भागों में पाए जाने वाले जो जीवाश्म हैं या विभिन्न भागों में जो कोयले का जो निक्षेप है, वो वहाँ की वर्तमान जलवायु दशाओं वाली वनस्पति से मेल नहीं खाता है।
तो इसका मतलब या तो सूर्य की स्थितियों में परिवर्तन हुआ होगा, जहां आज सूर्य सीधा चमक रहा है वहां पर पहले सूर्य की किरणें शायद तिरछी पड़ रही होंगी, और आज जहां पर तिरछी पड़ रही है वहां पर कभी सीधी पड़ रही होंगी। तो शायद ऐसा हुआ होगा कि या तो सूर्य की स्थिति नियंत्रण में नहीं रही होगी, या ये जो स्थलखंड है इनका स्थानांतरण शायद हुआ होगा। तो वेगनर के सामने समस्या क्या थी, जो जलवायु संबंधी उसको जो प्रमाण मिल रहे थे या उनको जो विसंगति मिल रही थी, उसको उन्होंने हल करने की सोची, और उसके लिए उन्होंने दो परिकल्पनाएं निर्मित की। पहली, या तो पृथ्वी के जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ होगा, या पृथ्वी के ऊपर स्थल खंडों का स्थानांतरण हुआ होगा। अब इन दोनों बातों को देखा जाए तो जो पहली बात है वो तो प्रमाणित नहीं हो पा रही है, लेकिन दूसरी बात कि शायद स्थलखंड विस्थापित हुए होंगे, इसलिए पहले वो हो सकता है कि सूर्य जहां सीधा चमक रहा है वहां व्यवस्थित रहे होंगे, तब वहां की जलवायु गर्म होगी और वैसी वनस्पति वहां पर उत्पन्न हो गई होगी। और अब जब वो वहां से विस्थापित हो गए हैं और ठंडे प्रदेशों में चले गए हैं, तब वहां पर आपको शीत जलवायु वाली दशाएं मिलती हैं, लेकिन भूगर्भ में जो वानस्पतिक अवशेष दबे हुए हैं वो आपको गर्म जलवायु वाले मिल जाते हैं। शायद ऐसा हुआ होगा, ऐसा वेगनर ने परिकल्पनाएं करते हुए दूसरी परिकल्पना को उन्होंने सही माना, और इसको सही बताने के लिए उसने कुछ प्रमाण दिए और अपनी थियरी को प्रस्तुत किया। वेगनर ने क्या कहा कि प्रारंभ में इस पृथ्वी के ऊपर देखा जाए तो सभी स्थलखंड एक ही जगह जुड़े हुए थे, एक ही खंड के रूप में, और इस प्रारंभिक खंड को वेगनर ने नाम दिया है क्या, पेंजिया। कार्बोनिफेरस काल में सभी महाद्वीप इस तरीके से एक स्थलखंड के रूप में जुड़े हुए थे जिसका नाम पेंजिया, और चारों तरफ एक विशाल जलराशि थी जिसका उन्होंने नाम दिया क्या, पेंथालासा। यहां पर इस पेंजिया के केंद्र में दक्षिणी ध्रुव था, जो वर्तमान अफ्रीका का जो डरबन स्थान है उसके निकट का स्थान था, और आगे चलकर ये पेंजिया कार्बोनिफेरस काल में टूटने लगा और टूटकर इसका विस्थापन होने लगा। पेंजिया का टूटकर दो दिशाओं में विस्थापन हुआ। एक तो यहां से इसका विस्थापन हुआ भूमध्य रेखा की ओर, और दूसरा इसका विस्थापन साथ ही साथ हुआ किस तरफ, पश्चिम की ओर। ये दो तरीके के विस्थापन दो अलग अलग बलों के कारण हुए। भूमध्य रेखा की ओर जो पेंजिया का विस्थापन हुआ वो हुआ गुरुत्व बल और उत्प्लावन बल के कारण, जो कि इन स्थलखंडों को ध्रुवों से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की ओर विस्थानांतरित करता है। और दूसरा, इन स्थलखंडों का जो पश्चिम की ओर स्थानांतरण हुआ वो चंद्रमा व सूर्य के ज्वारीय बल के कारण हुआ। तो वेगनर ने दो दिशाओं में इसका विस्थापन बताया, पहला भूमध्य रेखा की ओर, और भूमध्य रेखा की ओर स्थलखंडों के विस्थापन का उसने कारण बताया क्या, गुरुत्व बल और उत्प्लावन बल, और पश्चिम की ओर विस्थापन का उसने कारण बताया चंद्रमा और सूर्य की जो ज्वारीय शक्ति है वो खींचती है, और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, इसलिए स्थलखंड पश्चिम की ओर पीछे की ओर छूटते जाते हैं। ये बात कहता है वेगनर। यहां पर ये दो खंड हुए, उत्तरी खंड को उसने नाम दे दिया लोरेशिया, लोरेशिया या अंगारालैंड, और जो दक्षिणी खंड था उसको नाम दे दिया क्या, गोंडवाना लैंड।
गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के रूप में जैसे ही पेंजिया का विभाजन हुआ तो यहाँ पेंथालासा का कुछ पानी इस पेंजिया के इन दोनों खंडों के बीच में प्रवेश करने लगा और उसको कह दिया गया टेथीस सागर। पेंजिया के इन दोनों खंडों के एक दूसरे से खुलकर दूर जाने की प्रक्रिया को हम टेथीस का खुलना भी कहते हैं। तो यहाँ पर इनके बीच में टेथीस सागर का निर्माण हुआ और उसके बाद आगे इन स्थलखंडों का स्थानांतरण है और भी आगे तक हुआ। एक तो ये भूमध्य रेखा की ओर खिसके और दूसरा इनका विस्थापन हुआ किस तरफ, पश्चिम की ओर। वेगनर का ऐसा मानना है कि ये जो स्थलखंड था, पेंजिया था, ये सियाल जैसे हल्के पदार्थों का बना हुआ है और इसके नीचे सीमा जैसी अधिक घनत्व वाली परत है और उस सीमा परत पर इस सियाल के बने हुए महाद्वीप तैरते हुए क्रमशः भूमध्य रेखा की ओर और पश्चिम की ओर गति कर रहे हैं। ऐसा माना है किसने, वेगनर ने। और इस गति के कारण आगे चलकर अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, जिसमें यूरोप और एशिया है, ये बन गए। और जो गोंडवाना लैंड था उससे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, मेडागास्कर, ये सब खंड बन गए किससे, गोंडवाना लैंड से। और ऐसा करने से महाद्वीपों की वर्तमान व्यवस्था आपके सामने देखने के लिए आ गई। और जब ये खंड टूटकर इस पेंथालासा पर विभिन्न भागों में फैले तो पेंथालासा का जल भी बहुत सारे भागों में विभक्त हो गया और ऐसा होने से महाद्वीपों और महासागरों की वर्तमान व्यवस्था आपके सामने आ गई, जो कि आप अभी देख रहे हैं। तो पेंजिया के टूटने से पहले दो खंड बने, अंगारा लैंड या लॉरेशिया और दूसरा गोंडवाना लैंड। आगे चलकर अंगारा लैंड से एक तो बन गया ये उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और एक उससे बन गया ये यूरेशिया, जिसमें इधर है यूरोप और इधर है कौन सा, एशिया। दूसरी तरफ जो गोंडवाना लैंड था उसके भी जब अलग अलग खंड हुए तो उस गोंडवाना लैंड से एक तो ये बन गया दक्षिण अमेरिका, एक बन गया अफ्रीका, एक उससे बना है यहां अंटार्कटिका, एक बना उससे ऑस्ट्रेलिया और एक ये मेडागास्कर द्वीप था। एक खंड जो गोंडवाना लैंड का था वो भारत था, जो कि यहां पर अफ्रीका के पास था और यहां से विस्थापित होते हुए वर्तमान समय में यहां पहुंच गया है, एशिया से जाकर जुड़ गया है। तो ये जो भारत था वो भी किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जो कि वर्तमान में प्रायद्वीपीय भारत के नाम से या प्रायद्वीपीय भारत के रूप में जाना जाता है। ऐसी वर्तमान व्यवस्था हो गई। हालांकि वेगनर का जो उद्देश्य था वो जलवायु संबंधी जो विसंगति है उसको ही दूर करना था कि हमें शीत प्रदेशों में उष्ण जलवायु के निक्षेप के प्रमाण मिल रहे हैं और उष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में शीत जलवायु जैसी वनस्पति के निक्षेप के प्रमाण मिल रहे हैं। ऐसा कैसे हुआ, तो उस बात को समझाना वो चाह रहा था। लेकिन उसने साथ ही साथ इन स्थल खंडों के विस्थापन के कारण, अर्थात उसने ये कहना चाह रहा है कि स्थल खंडों का स्थानांतरण हुआ है तो कभी वो गर्म प्रदेशों में रहे और कभी वो ठंडे प्रदेशों में रहे, इसलिए आपको जलवायु संबंधी विसंगति मिलती है। लेकिन उस जलवायु की समस्या के समाधान के साथ साथ उसने ये कर दिया कि इस स्थल खंड को तोड़कर बहुत सारे महाद्वीप बना दिए और इन महाद्वीपों के इस पेंथालासा के ऊपर फैलने से पेंथालासा का पानी कई भागों में विभक्त हो गया। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो पानी आया उसको कह दिया अटलांटिक महासागर। अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो पानी आया उसको कह दिया हिंद महासागर। यहाँ उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के उत्तर में जो जलराशि रह गई उसको उसने कह दिया आर्कटिक महासागर। और पेंथालासा का शेष भाग जो बचा हुआ रह गया, जो अवशिष्ट भाग रह गया, उसको कह दिया गया प्रशांत महासागर। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षाओं का, जो पूछा जाता है कि पेंथालासा का अवशिष्ट भाग कौन से महासागर के नाम से जाना जाता है। तो कौन से महासागर के नाम से जाना जाता है, वो प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, महाद्वीप और महासागरों की व्यवस्था उसने बता दी। अब वो ये कह रहा है कि ये महाद्वीप इधर पश्चिम की तरफ क्यों छूटे, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही थी और चंद्रमा और सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है उसके खिंचाव से ये महाद्वीप इधर पीछे की ओर छूटते गए। गुरुत्व बल और उत्प्लावन बल के कारण इनका विस्थापन इस दक्षिण से भूमध्य रेखा की
ओर हुआ था। ये उसने विस्थापन बताए थे। ऐसा करने से महाद्वीप और महासागरों की व्यवस्था हो गई, लेकिन जैसे ही महाद्वीप पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण जैसे जैसे पश्चिम में छूटते गए, तो सारे महाद्वीप एक साथ पश्चिम की ओर नहीं बढ़े, उनसे कुछ खंड या कुछ टुकड़े टूटकर पीछे की ओर रह गए। जैसे अमेरिका महाद्वीप से कुछ टुकड़े टूटकर यहाँ रह गए, जिनको हम एंटीलीज द्वीपों या कैरेबियन द्वीपों के नाम से जानते हैं। तो इन द्वीपों का निर्माण अमेरिका के पश्चिम की ओर विस्थापन होने के कारण हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर एशिया का ये खंड है, जैसे ही यहाँ पर खिसका तो उससे यहाँ पर फिलीपींस और जापान के ये जो द्वीप हैं इसके पूर्वी भाग में यहाँ पर रह गए, पीछे की ओर यानी पूर्व की ओर छुटते चले गए। तो वेगनर ने साथ साथ ही महाद्वीप महासागर बनाने के साथ साथ ही द्वीप समूह कैसे बने ये भी बता दिया। फिर आगे चलकर वेगनर कहता है कि ये जो सियाल के बने हुए स्थलखंड है ये सीमा पर तैर रहे थे। पहले तो उसने यही बात कही थी, लेकिन आगे उसने कहा कि सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति या ज्वारीय बल के कारण जो नीचे का सीमा पदार्थ है वो ऊपर उठा और उसने सियाल के बने हुए महाद्वीपों के विस्थापन का विरोध किया। वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के इस पश्चिमी किनारे पर सूर्य और चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण यहाँ का जो सीमा पदार्थ है वो ऊपर उठा और उसने इन महाद्वीपों के पश्चिम की ओर विस्थापन का विरोध किया। और विरोध करने से यहाँ पर इस सीमा द्वारा सियाल के विस्थापन का विरोध करने से इन महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे मुड़कर ऊपर उठ गए और यहाँ पर पर्वत श्रेणियों का विकास हो गया। यहाँ बन गई रॉकी और यहाँ बन गई एंडीज। तो उसने साथ साथ ही रॉकी और एंडीज जैसे पर्वतों की उत्पत्ति भी समझा दी। अब वेगनर ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें एक ही सिद्धांत में समझाना चाह रहा है, तो उसने परस्पर कुछ विरोधाभासी बातें भी कह दी। पहले उसने ये कह दिया कि सियाल के बने हुए स्थलखंड सीमा के ऊपर आसानी से तैर रहे हैं, और जब पर्वतों की उत्पत्ति करवानी है तब वो कह रहा है कि सीमा ने इस सियाल के विस्थापन का विरोध किया और उसके कारण महाद्वीपों के किनारे मुड़कर ऊपर उठ गए और पर्वत श्रेणियों का निर्माण हो गया। ये देखिए वेगनर की जो बातें हैं वो यहाँ पर जलवायु संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए थी, लेकिन साथ साथ में उसने महाद्वीप और महासागर बना दिए, द्वीप समूह बना दिए और पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी उसने समझाया। वेगनर ने अपने सिद्धांत को सही साबित करने के लिए कुछ प्रूफ दिए हैं, कुछ प्रमाण दिए हैं। एक प्रमाण तो ये दिया है कि यदि आप यूरोप और अफ्रीका को उत्तरी और दक्षिण अमेरिका से मिलाओगे तो एकदम पूरी तरीके से फिट एक दूसरे से मिलेंगे। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का जो किनारा है, अफ्रीका का पश्चिमी किनारा और दक्षिण अमेरिका का पूर्वी किनारा, इनको आसानी से एक दूसरे से सटाकर मिलाया जा सकता है और इस तरीके से मिलाने को हम कह सकते हो जिग सा फिट। जिग सा फिट अर्थात किसी वस्तु को तोड़कर उसके किनारों को ठीक ठीक वापस मिला देना, ये जिग सा फिट कहलाता है। इसलिए इनकी जो आकृति है, किनारे हैं, वो जिग सा फिट के रूप में इनको आपस में पूरी तरीके से आपस में मिलाया जा सकता है। इसी तरीके से आप भारत को मेडागास्कर के निकट यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका को इधर खींचकर और अफ्रीका को इनके साथ में जोड़कर फिर से उस गोंडवाना लैंड के स्थलखंड या पेंजिया का निर्माण आप फिर से कर सकते हो। अगर आप इन सभी स्थलखंडों के कुछ टुकड़े काट लें और उनको आपस में सेट करें तो ये आपस में एक ही स्थलखंड के रूप में फिर से संयुक्त हो जाते हैं। तो एक प्रूफ तो उसने ये दिया। दूसरा उसने ये कहा कि इन दोनों किनारों पर जो चट्टानें हैं उन चट्टानों की आयु और संरचना भी एक जैसी है। इसका मतलब जरूरी है स्थलखंड पहले आपस में जुड़े हुए थे और बाद में एक दूसरे से अलग हुए। साथ ही वो ये कहता है कि पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के इस पूर्वी किनारे पर यहाँ पर कैलिडोनियन और हर्शिनियन जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनमें हमें साम्य देखने को मिलता है कि वो एक साथ ही उनका विकास हुआ होगा और जब ये स्थलखंड टूटकर अलग हुए तो उनका कुछ भाग उत्तरी अमेरिका में और कुछ भाग यहाँ पश्चिमी यूरोप में रह गया होगा। तो उसने चट्टानों के साक्ष्य ले लिए, उसने आकृति का साक्ष्य ले लिया, उसने यहाँ पर इन पर्वत श्रेणियों का जो प्रमाण है वो दे दिया। साथ ही वो कहता है कि अफ्रीका के इस पूर्वी तट और भारत के यहाँ पश्चिमी घाट, इनकी चट्टानें एक जैसी हैं। भारत के यहाँ पूर्वी घाट और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी किनारे पर इनमें भी हमें चट्टानों की आयु में काफ़ी साम्य देखने को मिलता है। तो इन सारे प्रूफ के माध्यम से वो अपने सिद्धांत को सही करना चाहता है। साथ ही उसने कुछ जैविक प्रमाण भी दिए हैं। क्या दिए हैं जैविक प्रमाणों में? जैविक प्रमाणों में उसने कहा है
कि ये जो गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो अभी, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये शायद इस तरीके से आपस में जुड़े हुए रहे होंगे। अब हमें वर्तमान में अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में एक रेप्टाइल, एक सरीसृप है जिसका हमें प्रमाण मिलता है, दोनों जगहों पर हमें उसके अवशेष मिलते हैं मेसोसॉर्स के। मेसोसॉर्स के प्रमाण हमें दक्षिण अमेरिका में और अफ्रीका में दोनों में मिलते हैं। ये एक सरीसृप है जो कि स्वच्छ जल में निवास करता है, लवणीय जल में या समुद्रों के जल में नहीं रहता। तो अगर इसका विकास महाद्वीप पर, अफ्रीका या साउथ अमेरिका किसी एक पर भी हुआ होगा, और अगर ये महाद्वीप दूर थे, तब ये जीव तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक चलकर गया नहीं है और दोनों तरफ मिल रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि दोनों महाद्वीप पहले आपस में जुड़े हुए थे, तब ये जीव वहाँ पर विकसित हुआ होगा और बाद में ये स्थलखंड या महाद्वीप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, तो दोनों ही महाद्वीपों पर उसके हमें साक्ष्य या प्रमाण देखने को मिलते हैं। केवल मेसोसॉर्स की बात नहीं उसने कही, उसने इसके अलावा ये भी कहा कि एक अन्य सरीसृप है जिसका नाम है लिस्टोसॉर्स। लिस्टोसॉर्स, इस लिस्टोसॉर्स के प्रमाण हमें यहां अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, अंटार्कटिका, इन सब भागों में मिलते हैं। तो जरूरी है स्थलखंड जब आपस में जुड़े हुए थे तब ये सरीसृप यहाँ पर विकसित हुआ होगा, और जब अब ये स्थलखंड दूर दूर हो गए हैं तब इसके प्रमाण हमें अनेक जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। तीसरा प्रमाण उसने लिया है, एक वनस्पति है जिसका नाम है ग्लोसोप्टेरिस। ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति है, उसके अवशेष हमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी खंडों पर मिल रहे हैं। इसका मतलब ये सभी स्थलखंड पहले आपस में जुड़े हुए थे, तब ये वनस्पति विकसित हुई होगी, और वर्तमान में हम देखें तो इसके हमें अवशेष हैं वो इन विभिन्न स्थलखंडों में, जो कि वर्तमान समय में काफ़ी दूर दूर हैं, उनमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से उसने कुछ जैविक साक्ष्य भी ले लिए, यानी मेसोसॉर्स, लिस्टोसॉर्स, ग्लोसोप्टेरिस, इनके बारे में उसने बताया। साथ ही उसने ये भी कहा है कि इन सभी स्थलखंडों पर हमें एक साथ हिमानीकरण के प्रमाण मिलते हैं। तो पूरा जलवायु का जो साक्ष्य वो कहता है कि इन सभी भागों पर जब ये दक्षिणी ध्रुव के निकट रहे होंगे तब इनके ऊपर एक साथ हिम का जमा हुआ होगा और बाद में ये टूटकर एक दूसरे से अलग हो गए, दूर दूर विस्थापित हो गए, और इसलिए इनके ऊपर हमें एक साथ ही हिमानीकरण के प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और सोर्स वेगनर देता है कि ये एक लेमिंग जीव है जो यूरोप के उत्तरी भागों में, नॉर्वे, स्वीडन, वहां पर रहता है, स्कैंडिनेविया क्षेत्र में रहता है, और ये लेमिंग जीव बड़े समूह में वहां से पश्चिम की ओर चलते हैं और समुद्र में जाकर गिर जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि शायद जब स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे तो एक काफी पश्चिम की ओर दूरी तक जाया करते थे, लेकिन वर्तमान में जब स्थलखंड टूटकर अलग हो गए हैं और आगे समुद्र आ गया है तो ये समुद्र तक जाकर गिर जाते हैं। तो एक उसका प्रमाण भी उसने दिया है। कुल मिलाकर इन सभी प्रमाणों के आधार पर वेगनर यह सत्यापित करना चाहता है कि सभी स्थलखंड पहले आपस में जुड़े हुए थे और बाद में वो दूर दूर हुए, और हमें यहाँ पर वेगनर की बात है उसको एक प्रमाण के रूप में लेना है, क्योंकि वेगनर भी कह रहा है कि स्थलखंडों का स्थानांतरण हुआ है। और प्लेट टेक्टोनिक्स में या प्लेट विवर्तनिकी में भी हम क्या पढ़ेंगे कि जो प्लेटें हैं या जो स्थलखंड के दृढ़ भाग हैं जिनको हम प्लेट कह रहे हैं उनका स्थानांतरण होगा, और स्थानांतरण से हमें कई प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। ये तो बात हो गई यहाँ पर वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की। वेगनर की थियरी के बाद में दूसरी जो बड़ी थियरी है हमारे सामने वो आती है अब हैरी हेस की सिद्धांतों की, और पूरा जलवायु के प्रमाणों की हमें बात करनी है। तो देखिए हैरी हेस ने क्या सिद्धांत दिया और पूरा जलवायु के प्रमाण उसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं। हैरी हेस का सिद्धांत क्या था, उसी के माध्यम से हम पूरा जलवायु के प्रमाण लेंगे। हैरी हेस ने 1960 में सागर तल
प्रसरण सिद्धांत प्रस्तुत किया और इस सिद्धांत में उसने क्या कहा कि कोई एक स्थलखंड है, कोई एक महाद्वीपीय कृष्ठ है जिसमें क्रमशः दो दिशाओं की ओर विस्थापन हुआ, विपरीत दिशाओं की ओर, और दो विपरीत दिशाओं की ओर विस्थापन होने से इस महाद्वीप की कृष्ठ के ऊपर कुछ दरारें पड़ गई। आगे चलकर जब ये थोड़े दूर दूर विस्थापित हुए तो बीच में एक भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया। आगे चलकर इस भ्रंश में समुद्रों का पानी आ गया और जब ये महाद्वीपीय स्थलखंड एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर चले गए तो इनके बीच में एक चौड़े या बड़े महासागर का निर्माण हो गया। और जैसे ही ये महाद्वीपों की क्रस्ट या स्थलखंड टूटकर अलग हुआ तो इसके नीचे स्थित जो चट्टानें थी उनके ऊपर दबाव कम हो गया और वो चट्टानें उसी तापमान पर पिघलकर बाहर की ओर निकलने लगी। तो ऐसा होने से इस महासागर की तली पर नीचे से भूगर्भ से ज्वालामुखी के लावा के रूप में पिघली हुई चट्टानें निकलने लगी और वो ज्वालामुखी लावा की पिघली हुई चट्टानें यहाँ इस महासागर के मध्यवर्ती भाग में इकट्ठा होने लगी। अब इस बात को हम अटलांटिक महासागर के एग्जाम्पल से पढ़ लेते हैं। हैरी हेस का ऐसा मानना है कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका ये पहले आपस में जुड़े हुए थे। बाद में एक दरार के माध्यम से अलग हुए, उस दरार में आगे चलकर पानी भरा और ज़्यादा विस्थापित हुए तो दरार काफ़ी चौड़ी हो गई और बड़े पैमाने पर अटलांटिक महासागर का निर्माण हो गया। लेकिन जैसे ही ऊपर की चट्टानें हटी, ऊपर का स्थलखंड हटा तो नीचे की चट्टानों पर से दबाव कम हुआ और वो पिघले या अर्ध पिघले रूप में ऊपर की ओर निकलने लगी और अटलांटिक महासागर की तली पर भूगर्भ से आकर लावा जमने लगा। वो लावा क्षैतिज दिशा में भी जमता गया, ऊर्ध्वाधर दिशा में भी जमता गया। जैसे ही इन स्थलखंडों ने विपरीत दिशा में स्थानांतरण किया तो जो जमा हुआ लावा था वो बीच में से टूटा, आधा इस तरफ और आधा इस तरफ, दोनों तरफ विस्थापित हुआ और ऐसा बार बार करने से पूरे महासागर की तली के ऊपर भी लावा जम गया और मध्यवर्ती भाग में चूंकि बराबर लावा की लगातार आपूर्ति होने से वहां पर लावा काफी ऊंचाई तक ऊपर उठ गया और अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में उसने एक पर्वत का निर्माण कर लिया है जिसका नाम है मध्य अटलांटिक कटक। तो हैरी हेस की थियरी में हमें यह पता चला कि समुद्र कैसे बनते हैं, महासागर कैसे बनते हैं और महासागरों के बीच में जो कटक या जो पर्वत है या ज्वालामुखी पर्वत है उसका निर्माण किस क्रिया से या किस तरीके से हुआ है। अब देखिए हैरी हेस की ये जो बात है, इस बात को यदि हम समझें तो हम इसको यहां पर इस एग्जाम्पल से थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं कि ये लिथोस्फीयर या स्थलखंड है और देखिए यहां तक ये महाद्वीप का स्थलखंड है, कॉन्टिनेंट का। ये पहले आपस में जुड़ा हुआ भी था लेकिन बाद में ये थोड़ा अलग हुआ। अलग होने से इनके बीच में यहाँ पर पानी आया और पानी आने से यहाँ अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ है। लेकिन जैसे ही ये महाद्वीप की क्रस्ट टूटकर अलग हुई तो नीचे वाली चट्टानों पर जो कि मेंटल की या एस्थेनोस्फीयर की या दुर्बलता मंडल की चट्टानें, इनके ऊपर से दबाव कम हुआ और ज्वालामुखी लावा के रूप में इनका मटेरियल बाहर निकलने लगा। अब ये मटेरियल समुद्र की तली पर अटलांटिक महासागर के बीच में निकला और यहाँ पर एक कटक के रूप में ये जमा होने लगा। लेकिन जब ये महाद्वीप की क्रस्ट या लिथोस्फीयर या स्थल मंडल एक दूसरे से दूर खिसकते हुए काफ़ी दूरी पर चला गया तो बीच में एक बहुत चौड़े अटलांटिक महासागर का निर्माण हो गया और इसकी तली पर ये जो महासागरीय क्रस्ट जमी हुई है, ये जो महासागरीय पदार्थ जमा हुआ है, ये ज्वालामुखी के लावा के द्वारा ऊपर की ओर विस्थापित किया गया वो पदार्थ जमा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ मध्यवर्ती भाग में ये ऊंचाई में भी जम गया है। वहाँ पर हम इसको मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जानते हैं। हैरी हेस ऐसा कहता है कि 3 से 6 सेंटीमीटर तक का प्रसार प्रतिवर्ष अटलांटिक महासागर में हो रहा है। इसी तरीके से अफ्रीका और अरेबियन प्रायद्वीप के बीच में ऐसी ही दरार होने से, उनके खुलने से अरब इसका लाल सागर का निर्माण हुआ है। इसी तरीके से हिंद महासागर भी प्रतिवर्ष खुलता जा रहा है। प्रशांत महासागर में भी इस तरीके का प्रसार हो रहा है और उसके पूर्वी भाग में एक कटक का निर्माण होता जा रहा है। हालांकि प्रशांत महासागर के किनारों पर टक्कर होने से स्थलखंडों की वहाँ पर क्रस्ट का विनाश भी हो रहा है, तो ओवरऑल वहाँ पर उसके क्षेत्रफल में विनाश हो रहा है। लेकिन
उस महासागर के पूर्वी भाग में जहाँ पर भी कृष्ट है वो टूटकर दो भागों में विभक्त हो रही है, वहाँ पर नीचे की चट्टानें पिघलकर ऊपर आकर एक कटक का निर्माण कर रही है, जिसको हम पूर्वी प्रशांत कटक के नाम से जानते हैं। तो ऐसा विभिन्न महासागरों में हो रहा है और हैरी हेस ने इसके माध्यम से महासागरों के निर्माण की प्रक्रिया और उनके बीच में ज्वालामुखी क्रिया से कटक कैसे बनते हैं ये समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। किसने? हैरी हेस ने। हैरी हेस की इस थ्योरी को हम देखें तो ये जो कटक है इसके मध्यवर्ती भाग से जैसे ही हम दोनों तरफ दूरी की ओर चलेंगे तो क्रमशः हमें किनारे की ओर चलने पर जो चट्टानें मिलती हैं उनकी आयु पुरानी मिलती है, अर्थात पुरानी चट्टानें मिलती हैं। नज़दीक वाले भाग में नई चट्टानें हैं और फिर उन चट्टानों में जो संरचना है वो भी हमें प्रत्येक दूरी पर दोनों तरफ एकांतर क्रम में एक जैसी देखने को मिलती है। साथ ही साथ यदि हम हैरी हेस की इस थ्योरी को आधार बनाते हुए पूरा चुंबकत्व की भी बात कर लें, क्योंकि ये जो यहाँ पर पिघलकर लावा निकला इसमें जो चुंबकीय पदार्थ थे उन चुंबकीय पदार्थों का जमाव ध्रुवों की दिशा के अनुदिश हुआ। इनका विन्यास ध्रुवों की दिशा के समान था और ध्रुवों की दिशा में प्रत्येक 6 से 12 लाख वर्षों के अंतराल पर उत्क्रमण होता है, अर्थात उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की तरह और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगता है। अब जिस समय ये पदार्थ निकला उस समय ध्रुवों की व्यवस्था क्या थी उसके अनुसार पदार्थ जम गया। लेकिन हम इस मध्य अटलांटिक कटक के दोनों तरफ देखें तो जो चुंबकीय पदार्थों का जमाव है उसमें ध्रुवों की दिशा का जो हमें अनुरेखण मिलता है वो दोनों तरफ एकांतर दूरी पर हमें एक समान ही देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये मध्य अटलांटिक कटक है जिसके दोनों तरफ चुंबकीय पदार्थों के जमाव की हमें एकांतर क्रम में समान पट्टियां देखने को मिलती हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये जो जमाव है ये उस समय की स्थिति है जब इधर साउथ पोल की तरह व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही तरफ देखें हम तो कटक के दोनों ही तरफ समान विन्यास है चुंबकीय पदार्थों का। लेकिन इससे ठीक बराबर दूरी पर कटक के दोनों तरफ चलें तो यहाँ पर उस समय नॉर्थ की स्थिति थी और चुंबकीय पदार्थों का जमाव इधर नॉर्थ को इंगित करते हुआ और जैसे ही इससे हम थोड़ा और दूरी पर दोनों तरफ चलें बराबर दूरी पर तो आगे जो पदार्थों का जमाव हुआ है उसमें इस तरफ साउथ और इस तरफ नॉर्थ की तरफ अनुदिश होते हुए यहाँ चुंबकीय पदार्थों का जमाव हुआ है। तो देखिए प्रत्येक एकांतर दूरी पर इस कटक से दोनों तरफ साउथ साउथ फिर नॉर्थ नॉर्थ फिर साउथ साउथ फिर नॉर्थ नॉर्थ फिर साउथ साउथ फिर नॉर्थ नॉर्थ फिर साउथ साउथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है जो कटक है ये यहाँ निर्मित होता है, स्थलखंडों का स्थानांतरण होता है, दूर जाते हैं तो कटक यहाँ से बीच में से टूटता है। बीच में से टूटता है तो ये दोनों भाग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और यहाँ से नया मटेरियल निकल कर आकर जमा हो जाएगा। इस तरीके से वो कटक के निर्माण की व्यवस्था बता रहा है और उसने कहा कि देखिए इतना चौड़ा अटलांटिक महासागर इसी प्रक्रिया से बन गया है। तो अटलांटिक महासागर की तली पर यह सारा नया क्रस्ट नीचे से पिघली हुई चट्टानों के रूप में आकर जमा है। तो यहाँ पर जैसे ही ये दोनों स्थलखंड एक दूसरे से दूर हुए तो यहाँ पर नई क्रस्ट का निर्माण हो गया। लेकिन इन स्थलखंडों के स्थानांतरण से और कहीं पर जाकर ये दूसरी क्रस्ट से टकराकर भूगर्भ के अंदर भी गई है। तो जितना क्रस्ट का विस्तार हुआ है उतना कहीं न कहीं विनाश भी हुआ होगा, क्योंकि पृथ्वी का हम आकार देखें, इसकी हम त्रिज्या देखें, इसका क्षेत्रफल देखें तो कभी करोड़ों वर्षों से हमें वो सेम ही मिल रहा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर नए क्रस्ट की रचना हुई है तो कहीं पर पुराना जो क्रस्ट था उसका विनाश भी हुआ होगा। कुल मिलाकर प्लेट विवर्तनिकी के साक्ष्य के रूप में हमें वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का प्रमाण मिला। उसके अलावा हैरी हेस के सागर तल प्रसार सिद्धांत की बात की और मध्यवर्ती अटलांटिक कटक में पूरा चुंबकत्व के साक्ष्य थे, उनको भी हमने यहाँ पर ले लिया है। अब इसके साथ ही साथ देखिए हम यहाँ पर अगर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के रूप में ये सारी बात करें, अब जैसा मॉर्गन कहता है, मॉर्गन की बात पर आ जाए। मॉर्गन ने इस पूरे पृथ्वी के बाहर के आवरण को कुछ 6 बड़ी और 20 छोटी प्लेटों से निर्मित माना है और उसका ये भी मानना है अपनी थियरी में या प्लेट विवर्तनिकी हम सिद्धांत के रूप में देखें तो ये प्लेटें अपने स्थान से स्थानांतरित होती हैं। स्थानांतरण की जो दिशा होती है वो 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा सकती हैं, एक दूसरे से आकर टकरा सकती हैं या एक दूसरे से अगल बगल से खिसक सकती हैं। इस आधार पर ये जो प्लेटें होती हैं इनके जो किनारे होते हैं वो हमें 3 तरीके के देखने को मिल सकते हैं, एक दूसरे से दूर जाने वाले, एक दूसरे से टकराने वाले और एक दूसरे के अगल बगल से खिसकने वाले।
क्या व्यवस्था है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए यहां पर हम कुछ प्लेटों के एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये दो प्लेटें हैं, एक दूसरे से अलग दिशा में जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। इस तरीके की जो गति होती है प्लेटों की, इस तरीके की गति को हम कहते हैं कौन सी, अपसारी गति। और इस तरीके का जो किनारा है प्लेटों का, उस किनारे को हम कहते हैं कौन सा, अपसारी किनारा। तो जहां पर अपसारी गति होती है वहां पर अपसारी किनारा है। ये जो प्लेट का अंतिम भाग है उसको तो हम किनारा कहते हैं, लेकिन दो प्लेटों के मध्य का जो संचलन का मंडल होता है, जोन होता है, उसको हम प्लेट बाउंड्री कहते हैं। तो ये अपसारी किनारा या अपसारी बाउंड्री है। और यहाँ पर जैसे ही ये खंड एक दूसरे से दूर जाएंगे, नीचे से नया लावा आकर जम जाएगा, तो यहाँ पर नए बीच में नई कृष्ट का निर्माण हो जाएगा, नई कृष्ट की रचना हो जाएगी। इसलिए अपसारी किनारे को हम रचनात्मक किनारा भी कहते हैं। अपसारी किनारे को हम क्या कह सकते हैं, रचनात्मक किनारा भी कह सकते हैं। अगली स्थिति देखिए, यहां पर दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर आ रही हैं, एक दूसरे से टक्कर हो रही है। टक्कर को हम कहते हैं अभिसरण। और जहां पर दो किनारे आपस में टकराते हैं तो उन किनारों को हम कह देते हैं अभिसारी किनारे। अब टक्कर के कारण देखिए जो भारी प्लेट होती है वो हल्की प्लेट के नीचे दब जाती है। ये हल्की प्लेट थी, ये भारी प्लेट थी। भारी प्लेट है, हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है, उसका सबडक्शन हो जाता है या उसके नीचे स्थानांतरित हो जाती है। ऐसा होने से देखिए यहां से लेकर यहां तक की ये जो कृष्ट थी ये भूगर्भ के अंदर चली गई, अर्थात यहां पर जो पहले की बनी हुई कृष्ट थी उसका विनाश हो गया। यहां तो नई कृष्ट नीचे से आकर जम गई तो निर्माण हुआ, रचना हुई थी, लेकिन यहां पर पुरानी कृष्ट का विनाश हो गया। इसलिए अभिसारी किनारे को हम कहते हैं कौन सा, विनाशी किनारा कहते हैं। अभिसारी किनारे को विनाशी किनारे के नाम से भी या विनाशी सीमा के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी स्थिति, जब दो प्लेटें, एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, एक दूसरे के अगल बगल से खिसक रही है, ना तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं और ना एक दूसरे से टकरा रही हैं। इस तरीके का जो किनारा होता है, ये इस तरीके की जो गति होती है, उस गति को तो हम कहते हैं पार्श्वीय गति। किनारे को हम पार्श्वीय किनारा भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर न तो नई कृष्ट की रचना होती है, न ही पुरानी कृष्ट का विनाश होता है, इसलिए हम इसको संरक्षी किनारा कह देते हैं। तो प्लेट सीमा या प्लेट किनारे तीन तरीके के होते हैं, कौन से, अपसारी या रचनात्मक, अभिसारी या विनाशी, और पार्श्वीय गति वाले या संरक्षी। ये तीन तरीके के प्लेट किनारे होते हैं। अब पृथ्वी के ऊपर हम प्लेटों की व्यवस्था देखें और इन प्लेटों के स्थानांतरित होने से कौन कौन सी रचनाएं हुई हैं, कौन कौन सी क्रियाएं हुई है, उनको यदि हम देखते चलें तो देखिए मॉर्गन ने बताया कि पृथ्वी 6 बड़ी प्लेटों से और 20 छोटी प्लेटों से बनी हुई है। इसके अलावा कई विद्वानों ने छोटी प्लेटों की संख्या लगभग 40 से 45 तक भी बताई है, अलग अलग बताई है सबने। कुछ विद्वानों ने बड़ी प्लेटों की संख्या 7 भी बताई है। मॉर्गन ने ऐसा कहा कि ये उत्तरी और दक्षिण अमेरिका को मिलाकर ये एक प्लेट है और इसको उसने नाम दे दिया है कौन सी, अमेरिकन प्लेट। हालांकि कुछ विद्वान उत्तरी और दक्षिण अमेरिका को अलग अलग प्लेटें मानते हैं, उनके अनुसार फिर संख्या 7 हो जाएगी। दूसरी, यहां पर हम देखें तो ये सारी जो बाउंड्री है ये है अफ्रीकन प्लेट। अब अफ्रीकन प्लेट का अधिकांश जो भाग है वो यहाँ पर महाद्वीप के रूप में ऊपर उठा हुआ है, लेकिन इसके किनारों पर पानी है, इधर अटलांटिक का है और इधर इसके हिंद का पानी है। आगे हम चले इससे तो देखिए यहां पर ये जो खंड है इसको हम जानते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से, जिसका एक भाग यहाँ इंडिया के रूप में, एक भाग यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के रूप में ऊपर उठा हुआ है और इसके शेष भाग पर हिंद महासागर का पानी फैला हुआ है। तो बड़ी प्लेटों में एक तो देखा अमेरिकन, एक अफ्रीकन देखी, एक इंडो ऑस्ट्रेलियन हमने देखी। इसके अलावा यदि हम बात करें
तो यहां पर अगला एग्जाम्पल आपके सामने हो सकता है, वो है ये प्लेट जिसका नाम है कौन सी, अंटार्कटिका की प्लेट। ये तो आपको महाद्वीप के रूप में दिख रही है सारी बात यहां पर यहां से हम देखें तो ये सारी जो बाउंड्री है ये कौन सी प्लेट की है, अंटार्कटिक प्लेट की। अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के दक्षिण में यहां पर यह है अंटार्कटिक प्लेट। यहां से इसके अलावा यदि बात करें तो देखिए इस किनारे से लेकर ये सारा जो भाग है ये यूरेशियन प्लेट के रूप में है। ये यूरेशियन प्लेट के रूप में भाग है यहाँ पर, जिस पर अधिकांश पर यूरोप और एशिया महाद्वीप स्थित है और कुछ भाग पर यहाँ पर अटलांटिक और आर्कटिक का यहाँ पर पानी भी फैला हुआ है। बड़ी प्लेटों में इनके अलावा यदि हम बात करें तो इस तरफ उत्तरी व दक्षिण अमेरिका के इस तरफ पश्चिम में, या हम कह दें इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के पूर्व में, ये जो भाग है इसको हम जानते हैं कौन सी प्लेट के नाम से, प्रशांत प्लेट के नाम से, जो कि पूरी की पूरी पानी के नीचे है, यानी पूर्ण रूप से महासागरीय प्लेट है। तो देखिए बड़ी प्लेटों में हम देखें तो एक तो है अमेरिकन प्लेट, दूसरी अफ्रीकन प्लेट, तीसरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, चौथी ये यूरेशियन प्लेट, पांचवी ये अंटार्कटिक प्लेट और छठी है प्रशांत महासागरीय प्लेट। कुछ विद्वान उत्तरी और दक्षिण अमेरिका को दो अलग प्लेटें मानते हैं, तो उनके अनुसार संख्या 7 है, लेकिन कुछ वर्तमान समय में जो शोध हुए हैं वो इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट को भी अलग मानते हैं, तो उनके अनुसार भी संख्या 6 से ज़्यादा है। इसके अलावा हमें इस पृथ्वी पर कुछ छोटी प्लेटें भी देखने को मिलती हैं। इन प्लेटों के साथ ही साथ हमें गति भी देखनी है। तो देखिए ये जो अमेरिकन प्लेटों की हम बात कर रहे हैं, अमेरिकन प्लेटें जा रही हैं किस तरफ, पश्चिम दिशा में जा रही है। यहां पर अफ्रीकन प्लेट की यदि बात करें तो सामान्यतः इसका ज़्यादा विस्तार नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये यूरेशियन प्लेट के साथ में टक्कर कर रही है। यहाँ अरेबियन प्लेट है, ये भी इस तरफ उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। अगर हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बात करें तो ये उत्तर पूर्व दिशा में इधर विस्थापित हो रही है। अगर आप यूरेशियन प्लेट की बात करें तो ये आ रही है इस तरफ दक्षिण पूर्व की ओर आ रही है। अंटार्कटिक प्लेट्स के साथ ये सभी दूर हट रही हैं। और यदि हम प्रशांत महासागरीय प्लेट की बात करें तो प्रशांत महासागरीय प्लेट इस तरफ जा रही है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। इन बड़ी प्लेटों के अलावा कुछ अब छोटी प्लेटें भी हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी वो छोटी प्लेटें हैं, उनकी स्थिति यदि हम देखें तो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में और प्रशांत प्लेट के पूर्व में यहाँ पर ये एक छोटी प्लेट है, इसका नाम है नाज़का। नाज़का वैसे छोटी प्लेटों की श्रेणी में आती है, लेकिन छोटी प्लेटों में भी इसका क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो छोटी प्लेटों में ये सबसे बड़ी है। नाज़का से थोड़ा ऊपर देखें तो यहाँ पर है कोकस, और कोकस से ऊपर चलेंगे तो यहाँ एक छोटी प्लेट है जुआन डी फुका। तो यहाँ नाज़का, नाज़का से ऊपर चलेंगे तो यहाँ है कौन सी, कोकस, और कोकस से आगे चलेंगे तो यहाँ जो है इसका नाम है जुआन डी फुका। ये प्लेटें हैं, ये प्रशांत महासागर के नीचे स्थित है, प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में है। नाज़का प्लेट यहाँ से पूर्व की ओर आ रही है, दक्षिण अमेरिकन प्लेट यहाँ से पश्चिम की ओर जा रही है। ऐसा करने से नाज़का प्लेट और दक्षिण अमेरिकन प्लेट के बीच में यहाँ पर हो रही है टक्कर। तो ये किनारा है कैसा, अभिसारी किनारा है, यानी विनाशी किनारा है। यहाँ पर पुरानी क्रस्ट है जो महासागर वाली, क्योंकि वो भारी होती है, वो इस महाद्वीप की क्रस्ट के नीचे धंस जाएगी। इधर इस तरफ हम देखें तो कोकस की टक्कर हो रही है किससे, इस अमेरिकन प्लेट से।
यहाँ पर जुआन डी फुका की टक्कर हो रही है अमेरिकन प्लेट से। जुआन डी फुका प्लेट इस तरफ जाते हुए अमेरिकन प्लेट के नीचे दब रही है और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जुआन डी फुका से ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर एक छोटी प्लेट और है जिसका नाम है कौन सी, गोर्डा प्लेट। अगर हम इस महासागर के, अटलांटिक महासागर के इस भाग में आए तो उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के बीच में यहाँ ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं कैरेबियन प्लेट। कैरेबियन प्लेट है। और दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्व में यहां जो प्लेट है इसका नाम है स्कोशिया प्लेट। स्कोशिया प्लेट यहां पर स्थित है। ये छोटी प्लेटों की श्रेणी में आती है। इसके अलावा कुछ और छोटी प्लेटें यदि हम देखें तो देखिए, अफ्रीका के पूर्वी भाग में ये जो खंड है इसको हम जानते हैं सोमालियन प्लेट के नाम से। सोमालियन प्लेट। ये जो उत्तरी पूर्वी अफ्रीका का भाग है इसको हम कहते हैं नूबियन प्लेट। यहां अफ्रीका के उत्तर पूर्व में ये जो अरब का प्रायद्वीप है इसको हम जानते हैं कौन सी, अरेबियन प्लेट के नाम से। इस तरफ आएंगे तो यहां पर यूरेशियन प्लेट और प्रशांत की प्लेट के बीच में ये जो प्लेट का खंड है फिलीपींस के आसपास, इसको हम जानते हैं कौन सी प्लेट के नाम से, फिलीपींस प्लेट के नाम से जानते हैं। यहां पर फिलीपींस प्लेट के दक्षिण में यहां जो प्लेट है प्रशांत प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन के बीच में, इसको हम जानते हैं कैरोलिन प्लेट के नाम से। एक तरफ इंडो ऑस्ट्रेलियन हुई, एक तरफ फिलीपींस की प्लेट हुई और इधर है प्रशांत की प्लेट। इसको कैरोलिन प्लेट के नाम से जानते हैं। कैरोलिन से आगे चलेंगे तो यहां जो प्लेट का खंड है इसका नाम है बिस्मार्क प्लेट। बिस्मार्क प्लेट। तो कुल मिलाकर ये कुछ छोटी प्लेटें हैं जिनमें हमने कौन से नाम देखे। देखिए, यहां पर दक्षिण अमेरिका से टकरा रही है कौन सी, नाज़का। यहां पर उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के बीच में है कोकस। और फिर उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में यहां पर है जुआन डी फुका और गोर्डा। ये प्लेटें तो जा रही हैं कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। और अमेरिकन प्लेटें जा रही हैं किस तरफ, पश्चिम दिशा में। इसलिए नाज़का, कोकस, जुआन डी फुका, गोर्डा, इन सब के साथ में अमेरिकन प्लेट की टक्कर हो रही है, अभिसरण हो रहा है। यह अभिसारी किनारा है या विनाशी किनारा है। यहाँ पर महाद्वीप की क्रस्ट हल्की है, वो ऊपर उठ रही है ये प्लेट। और जो ये महासागर वाली प्लेटें हैं ये भारी हैं, इसलिए ये भूगर्भ के नीचे जा रही है, अंदर जा रही है। इसके आगे देखेंगे तो इस तरफ यहाँ छोटी प्लेटों में उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के बीच में आ गई कौन सी, कैरेबियन। यहाँ दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में आ गई कौन सी, स्कोशिया। अफ्रीका के इस पूर्वी भाग में यहाँ पर सोमालियन प्लेट। अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी भाग में यहाँ पर नूबियन प्लेट। अफ्रीका के उत्तर पूर्व में और इस यहाँ पर एशिया के दक्षिण पश्चिम में अरब का जो प्रायद्वीप है ये अरेबियन प्लेट है। और ये इस तरफ जाते हुए यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है। यहाँ ये अफ्रीकन प्लेट भी यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। यहाँ ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये भी इस तरफ जाते हुए यूरेशियन प्लेट और प्रशांत की प्लेटों से टकराती है। इस किनारे पर हम देखें तो छोटी प्लेटों में यहाँ फिलीपींस की प्लेट है, उसके आगे कैरोलिन प्लेट है और ये बिस्मार्क प्लेट है। ये कुछ बड़ी और छोटी प्लेटों के रूप में विश्व में प्लेटों की व्यवस्था है। अब इन प्लेटों का स्थानांतरण होता है और हमने देखा कि इन प्लेटों के किनारे हैं वो तीन तरीके के होते हैं, एक टक्कर वाले, एक दूर जाने वाले और एक दूसरे के अगल बगल से खिसकने वाले। तीनों ही प्रकार के प्लेट किनारों पर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं और उनके माध्यम से हम क्या क्या समझ सकते हैं। चलिए, इस कड़ी में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस किनारे की, जो कि है कौन सा, अपसारी किनारा। यदि प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकेंगे तो उनके बीच में रिक्त स्थान होगा। भूगर्भ से लावा निकलेगा, नया लावा निकलकर जमा होगा, नई क्रस्ट बन जाएगी। पहले तो एक भ्रंश बनेगी, भ्रंश में समुद्र का पानी आकर जमा होगा, धीरे धीरे चौड़ाई बढ़ेगी, समुद्र का निर्माण हो जाएगा, नीचे से नई क्रस्ट आकर उस महासागर की तली पर जमती जाएगी, महासागरीय कटक बन जाएगा, नई क्रस्ट की रचना हो जाएगी। ये तो होगा वहां पर जहां दो प्लेटों का क्या हो रहा है, अपसरण हो रहा है। जहां दो प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही है, अभिसरण हो रहा है, तो उस किनारे को हम कह देते हैं अभिसारी किनारा। जहां पर एक दूसरे से दूर जा रही थी उसको हमने अपसारी कहा
और नीचे से नई क्रस्ट आई, इसलिए हमने इसको कह दिया रचनात्मक। और अभिसारी किनारे के सहारे भारी प्लेट का भाग हल्की प्लेट के नीचे चला जाता है, इसलिए यहाँ पर पुरानी क्रस्ट का विनाश हो गया, इसलिए ऐसे किनारे को हम कहते हैं कौन सा, विनाशी किनारा कहते हैं। और प्लेटें अगल बगल से खिसकें तो ऐसे किनारे को हम संरक्षी किनारा कहते हैं। अपसारी का एग्जाम्पल नहीं, विश्व में कहाँ कहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो देखिए, अगर हमें अपसरण का एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो अटलांटिक महासागर का निर्माण इसी तरीके से अमेरिकन प्लेटों और अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेटों के अपसरण से हुआ है। वो दूर दूर गई, बीच में एक भ्रंश बना, भ्रंश में आगे चलकर पानी इकट्ठा हुआ, अटलांटिक महासागर बना, महासागर के अंदर भूगर्भ से लावा आकर जमा हुआ, महासागर की क्रस्ट उससे बन गई, नए पदार्थ की नई क्रस्ट की रचना हो गई, एक कटक का निर्माण हो गया। ऐसा अटलांटिक में हमें अपसरण का उदाहरण देखने को मिला। इसी तरीके का अपसरण अफ्रीका और अरेबियन प्लेट के बीच में हो रहा है और वहां पर बन रहा है लाल सागर। इसी तरीके का अपसरण का एग्जाम्पल हमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में यहाँ पर हिंद महासागर के नीचे भी देखने को मिल रहा है, जहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का अफ्रीकन प्लेट के साथ में अपसरण हो रहा है और वहाँ पर भी नीचे से पदार्थ आकर एक कटक का निर्माण हिंद महासागर में भी हो रहा है। और इसी तरीके का एग्जाम्पल हमें प्रशांत महासागर में मिल रहा है। प्रशांत महासागर की प्लेट तो जा रही है उत्तर पश्चिम में, और जो नाज़का प्लेट है जिसकी हमने अभी बात की थी, तो देखिए नाज़का प्लेट तो इधर जा रही है पूरब में और प्रशांत वाली जा रही है इधर उत्तर पश्चिम की ओर। ऐसा होने से प्रशांत और नाज़का की प्लेट के बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है, अपसरण हो रहा है। अपसरण होने से नीचे से यहाँ से लावा निकलता है, जमा होता है और यहाँ पर एक कटक बन गया है जिसका नाम है पूर्वी प्रशांत कटक का निर्माण हो गया है। तो देखिए ये स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जहाँ पर दो प्लेटों का क्या होता है, अपसरण होता है, नई क्रस्ट की रचना होती है, यहाँ पर समुद्रों का निर्माण हो जाता है, महासागरीय कटकों का निर्माण इस अपसारी किनारे के सहारे होता है। यदि स्थल पर भी ऐसा अपसरण होता है तो सामान्यतः भ्रंश घाटियाँ बन जाती हैं। जैसे अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर अपसरण हो रहा है, अफ्रीका से एक खंड टूटकर उससे अलग होता जा रहा है, तो वहाँ पर एक अपसरण का एग्जाम्पल मिल रहा है और वहाँ पर एक भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है। हो सकता है कि आगे चलकर अफ्रीका का खंड दो भागों में टूट जाए और उसके बीच में एक नए महासागर का निर्माण भी हो जाए। चलिए, ये तो बात हुई अपसरण की। अपसरण के बाद में अगली बात हम करते हैं यहाँ पर अभिसरण की। जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो इसको हम अभिसरण कहते हैं और इस किनारे को हम कहते हैं कौन सा, अभिसारी किनारा। अभिसारी किनारे के सहारे पुरानी क्रस्ट का विनाश होता है, इसलिए हम इसको विनाशी किनारा भी कहते हैं। अब ये जो अभिसरण है वो तीन तरीके से हो सकता है। एक तो महाद्वीप और महाद्वीप प्लेट की टक्कर से, यानी दोनों तरफ जो प्लेटें हैं वो महाद्वीपीय प्लेटें हैं और उनके आपस में टक्कर हो। या एक तरीका हो सकता है एक तरफ महाद्वीप की प्लेट हो और एक तरफ महासागर की प्लेट हो, उनकी आपस में टक्कर हो जाए। या एक तरीका यह हो सकता है कि दोनों तरफ ही महासागर की प्लेट हो, यानी महासागरीय प्लेट से ही टकराए। तो अभिसरण के आपके सामने तीन एग्जाम्पल मिल सकते हैं, महाद्वीपीय प्लेट की महाद्वीपीय प्लेट से टक्कर, महाद्वीपीय प्लेट की महासागरीय प्लेट से टक्कर और महासागरीय प्लेट की महासागरीय प्लेट से टक्कर। तीनों स्थितियों में क्या क्या रचनाएं होती हैं, क्या क्या विनाश होता है, क्या बनता है, वो हम देखें। सबसे पहली बात करें महाद्वीपीय प्लेट की टक्कर। जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का किनारा यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रहा है या अफ्रीकन प्लेट का किनारा यूरेशियन प्लेट के साथ में टकरा रहा है, तो जहाँ पर इसे स्थलखंड वाली प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनमें से जो भारी प्लेट है वो हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है और भारी प्लेट का किनारा ऊंचा उठ जाता है और वहाँ पर पर्वत श्रेणी का विकास हो जाता है। सामान्यतः ये व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। यहाँ ये जो हम डायग्राम देख रहे हैं इसमें दोनों तरफ की जो प्लेटें हैं वो महाद्वीपीय प्लेट है। देखिए इधर लिखा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी ये महाद्वीपीय क्रस्ट है, महाद्वीपीय क्रस्ट, और इस तरफ भी महाद्वीपीय क्रस्ट ही है।
अर्थात इधर से जो प्लेट आ रही है वो भी महाद्वीपीय है और इधर से जो प्लेट आ रही है वो भी महाद्वीपीय। अब इन दोनों में से एक प्लेट भारी है और एक प्लेट हल्की है। इस महाद्वीपीय कृष्ठ के नीचे ये जो है लिथोस्फीयर है, या हम कहते हैं इसको यहां है स्थल मंडल। ये सारा स्थल मंडल है और उसके नीचे का जो पदार्थ है वो है दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल है या हम कहते हैं मेंटल है या एस्थेनोस्फीयर है। यहां देखिए दोनों तरफ से आकर महाद्वीपीय प्लेटों की आपस में टक्कर हुई। इधर वाली जो महाद्वीपीय प्लेट थी ये थी भारी और इधर वाली थी हल्की। तो यहां पर जो भारी प्लेट थी वो हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित हो गई। अब देखिए महाद्वीप की ये जो कृष्ठ थी वो इस हल्की प्लेट के नीचे चली गई, या हम कह दें इस महाद्वीपीय प्लेट के नीचे का ये स्थलमंडल था, ये इस हल्की महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपित हो गया और किसके अंदर चले गए? ये दुर्बलता मंडल के अंदर चले गए। तो यहां पर कृष्ठ का विनाश हो गया। जो महाद्वीप की ये भारी प्लेट वाली कृष्ठ थी उसका विनाश हो गया और ऐसा होने से इस हल्की महाद्वीपीय प्लेट का जो किनारा था वो मुड़कर ऊपर उठ गया और यहां पर ये पर्वत श्रेणी के रूप में यहां पर विकास हो गया। तो क्या बन गया? पर्वत बन गया। और इस टक्कर के कारण यहां पर भूकंप भी काफी देखने को आपको मिलते हैं इस पर्वत श्रेणी के सहारे। तो ये तो है दो महाद्वीपीय प्लेटों के आपस में टक्कर। जहां दो महाद्वीपीय प्लेटों के आपस में टक्कर होती है वहां भारी महाद्वीपीय प्लेट हल्की महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है, दब जाती है और हल्की महाद्वीपीय प्लेट का किनारा ऊपर पर्वतों के रूप में उठ जाता है और इस टक्कर के कारण यहां पर भूकंपों की उत्पत्ति भी होती है। तो ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। अब ऐसा मान लो कि एक महाद्वीपीय प्लेट हो और दूसरी महासागरीय प्लेट हो, वो दोनों टकराएं, तब क्या होगा? तो देखिए एक तरफ यदि महाद्वीपीय प्लेट हो, एक तरफ महासागरीय प्लेट हो, ये है महाद्वीपीय प्लेट और इस तरफ वाली ये है महासागरीय प्लेट। अब जैसे ही ये दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी तो हमेशा महासागरीय प्लेट है वो भारी होती है, महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती है। तो ये जो महासागरीय प्लेट है ये कैसी है? भारी है और ये जो महाद्वीपीय प्लेट है वो कैसी है? हल्की है। ये भारी महाद्वीपीय प्लेट टक्कर के कारण इस हल्की ये भारी महासागरीय प्लेट इस हल्की महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है, नीचे की ओर दब जाती है। तो यहाँ पर महासागर की जो कृष्ठ थी उसका विनाश हो गया, वो नीचे की ओर चली गई है और हल्की जो महाद्वीपीय प्लेट थी उसका किनारा यहाँ पर ऊंचा उठ जाता है और यहाँ पर बन जाती है क्या? पर्वत श्रेणी। तो वैसे दोनों महाद्वीपीय प्लेटें टकराई थी तब भी पर्वत श्रेणी बनी थी हल्की प्लेट की तरफ, और अब भी एक महासागरीय प्लेट हो और एक महाद्वीपीय प्लेट हो, तब दोनों टकराती हैं तो महाद्वीपीय जो हल्की प्लेट होती है उसका किनारा ऊपर उठकर पर्वत श्रेणी के रूप में व्यवस्थित हो जाता है और महासागरीय प्लेट जहां से नीचे दबती है वहां महाद्वीप के किनारे पर महासागर की ओर एक खाई का विकास हो जाता है, ट्रेंच या खाई का निर्माण हो जाता है। तो देखिए महाद्वीप और महासागर की प्लेटें टकराती है तो क्या होती है? महासागर की प्लेट भारी होने के कारण नीचे क्षेपित हो जाती है और ऐसा होने से महासागर की तरफ एक खाई बन जाती है और महाद्वीप की प्लेट हल्की होने के कारण ये महासागरीय प्लेट से टकराकर ऊंची उठ जाती है और पर्वत श्रेणी का विकास हो जाता है। तो महाद्वीप की तरफ पर्वत और महासागर की तरफ बन जाती है खाई। अब जो महासागरीय प्लेट की कृष्ठ नीचे चली गई है, ये नीचे इस दुर्बलता मंडल में, यहां ये जो दुर्बलता मंडल है या हम इसको कहते हैं ये जो मेंटल है नीचे का, इसमें जाकर ये महासागरीय प्लेट है ये अत्यधिक तापमान पर पिघलने लगती है।
सामान्यतः महाद्वीपीय प्लेट से टकराकर ये महासागरीय प्लेट लगभग 45 डिग्री के कोण पर क्षेपित होती हुई भूगर्भ के अंदर जाकर दुर्बलता मंडल के अत्यधिक तापमान वाली प्लास्टिक सेलों के बीच में पिघलती है। और इस क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी दी थी ह्यूगो बेनियोफ ने, इसलिए हम इस एरिया को बेनियोफ जोन के नाम से भी जानते हैं। अब इस क्षेत्र में जाकर ये जो महासागर की कृष्ठ थी ये यहाँ अधिक तापमान के कारण पिघलेगी, पिघलने से ये फैलेगी, फैलने से ये दबाव लगाएगी और दबाव लगाकर इसका पदार्थ है वो ऊपर की ओर उठना चाहेगा। अब ये जो पिघला हुआ पदार्थ ऊपर की ओर उठेगा तो ये इस हल्की महाद्वीपीय प्लेट के इस किनारे को तोड़कर यहाँ लावा के रूप में बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर इस पर्वत श्रेणी के सहारे सहारे ज्वालामुखी क्रिया भी संपन्न हो जाती है। और इन दोनों प्लेटों की टक्कर से जैसे यहाँ पर पर्वत उठा, नीचे से ज्वालामुखी क्रिया हुई, तो साथ में भूकंपों की उत्पत्ति भी हो जाती है। तो जहाँ भी एक महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट टकराती हैं तो महासागरीय प्लेट भारी होने के कारण नीचे क्षेपित हो जाती है, महाद्वीपीय प्लेट हल्की होने के कारण उसका किनारा ऊपर उठकर पर्वत बन जाता है। ऐसा होने से भूकंपों की उत्पत्ति भी होती है, महासागर की तरफ एक खाई बन जाती है। महासागर की प्लेट नीचे जाकर मेंटल में या एस्थेनोस्फीयर में या दुर्बलता मंडल में अधिक तापमान के कारण पिघलती है। इस एरिया को ह्यूगो बेनियोफ ने हमें बताया था, इसलिए हम इसको बेनियोफ जोन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ से ये मटेरियल पिघलकर ऊपर की ओर दबाव लगाता है तो पर्वत श्रेणियों के सहारे ये लावा के रूप में बाहर निकलता है, तो ज्वालामुखियों की उत्पत्ति भी होती है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये तो है अमेरिकन प्लेट और ये है प्रशांत महासागर के नीचे की प्लेट, चाहे जुआन डी फुका, कोकस हो या नाजका हो, दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर आ रही हैं। अमेरिकन प्लेट जब प्रशांत की प्लेट से टकराई, नाजका मान लें इसको एक बार हम, मान लीजिए ये दक्षिण अमेरिका की प्लेट था और ये नाजका प्लेट है। नाजका प्लेट दक्षिण अमेरिका के नीचे क्षेपित हो जाती है और दक्षिण अमेरिका के इस किनारे पर यहाँ प्रशांत महासागर की ओर यहाँ पेरू चिली खाई का निर्माण हो गया और दक्षिण अमेरिका के इस किनारे पर यहाँ ये खंड ऊपर उठा तो यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रेणी का निर्माण हो गया। अब प्रशांत महासागर की यहाँ की जो क्रस्ट है, नाजका प्लेट की जो क्रस्ट है, वो नीचे गई, नीचे जाकर वो पिघली, ऊपर की तरफ वो ज्वालामुखी क्रिया के रूप में आई। तो एंडीज पर्वत श्रेणी के सहारे हमें काफ़ी ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। कोटोपेक्सी, चिम्ब्रेजो, एकांकागुआ, कई ऐसी जो ज्वालामुखी घटनाएं हैं वहाँ पर देखने को हमें मिलती हैं। तो रॉकी और एंडीज जो पर्वत श्रेणियाँ, उनके सहारे काफ़ी ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप भी आपको देखने को मिलते हैं। वो ऐसा ही है, इसलिए है क्योंकि वहाँ पर अमेरिकन प्लेट है, वो प्रशांत महासागरीय प्लेटों के साथ में अभिसरण कर रहा है या टक्कर कर रहा है। तो देखिए, अभिसरण का पहला एग्जाम्पल तो हमने देखा जब दो महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराई थी। दूसरा एग्जाम्पल देखा, एक महाद्वीपीय है और एक महासागरीय प्लेट आपस में टकराई है। अब यदि दो प्लेटें ऐसी हो जो दोनों ही महासागर के नीचे और वो टकरा जाएं, तब क्या होगा? तो देखिए तब क्या होगा। यहाँ पर अगला जो एग्जाम्पल है आपके सामने, इसमें दोनों ही प्लेटें महासागरीय हैं। ये इस तरफ से जो आ रही है वो भी एक महासागरीय प्लेट है और इस तरफ से जो आ रही है वो भी एक महासागरीय प्लेट ही है। तो देखिए, महासागरीय जल के नीचे जब दो महासागरीय प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनमें से एक भारी होगी और एक हल्की होगी, जो कोई भी हो सकती है। अब जो भारी महासागरीय प्लेट है वो हल्की महासागरीय प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाएगी। इनमें से मान लीजिए ये तो थी भारी और ये थी हल्की। भारी प्लेट थी वो नीचे की ओर यहां क्षेपित हो गई है। इसका जो लिथोस्फीयर था, इसका जो स्थल मंडल था, वो नीचे की ओर क्षेपित हो गया है और नीचे ये इस एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल में चला गया है। एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल में ये चला गया है। अब वहां जाकर ये पिघलेगा, पिघलकर ये लावा के रूप में ऊपर उठेगा, ऊपर उठकर समुद्र के अंदर यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया के रूप में लावा बाहर निकलेगा। जब ये लावा यहाँ पर जमा होता जाएगा तो इस लावा के जमा होने से यहाँ महासागर के ऊपर
कुछ द्वीपों की एक लाइन बनती जाती है। ऐसे एक लाइन से जो द्वीप बनते हैं उनको हम कहते हैं द्वीप चाप। द्वीप चाप या द्वीप तोरण के नाम से हम इनको जानते हैं। और जो महासागरीय प्लेट जब यहां से नीचे की ओर गई तो देखिए इन द्वीपों के सहारे सहारे जो प्लेट नीचे की ओर क्षेपित हुई उसकी तरफ बन जाती है एक खाई। तो जो दो महासागरीय प्लेट आपस में टकराती हैं तो भारी प्लेट है वो हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित होती है। भारी प्लेट की तरफ तो बन जाती है क्या? खाई। और हल्की प्लेट की तरफ ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा, या हम देखें इस प्लेट का जो किनारा है वो ऊपर की ओर उठता है, और ऊपर की ओर उठने से यहाँ पर इस प्लेट का किनारा आपको कुछ ज्वालामुखी द्वीपों की, या हम देखें प्लेट के किनारे से निर्मित द्वीपों की एक लाइन के रूप में दिखते हैं। ऐसे द्वीपों की लाइन को हम कह देते हैं द्वीप चाप या द्वीप तोरण। तो एक महासागर के नीचे दो महासागरीय प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो भारी महासागरीय प्लेट की तरफ खाई बन जाती है, और हल्की महासागरीय प्लेट की तरफ प्लेट का किनारा ऊपर उठकर यहाँ पर द्वीपों की एक लाइन का निर्माण कर लेता है, जिसको हम द्वीप चाप या द्वीप तोरण कहते हैं। सामान्यतः ये द्वीप चाप या द्वीप तोरण इस भारी महासागरीय प्लेट का ऊपर उठा हुआ किनारा होता है, जिसमें साथ साथ में कई तरीके का मटेरियल हो सकता है। तो इस तरीके से हमने अभिसरण के तीनों एग्जाम्पल देख लिए। दो महाद्वीपीय प्लेटें टकराई तब, एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय प्लेट टकराई तब, और जब दोनों ही महासागरीय प्लेट टकराई तब। अभिसरण के बाद में पहले हमने अपसरण देखा, फिर अभिसरण के एग्जाम्पल देखे, और तीसरा हम देखें जब दो प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल से खिसके तो वहां पर न तो दो प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल से यदि खिसक जाएं तो यहां पर न तो किसी नई कृष्ट की रचना हुई, न पुरानी कृष्ट का विनाश हुआ, किनारे पर रगड़ उत्पन्न हुई, और रगड़ के कारण यहां पर कुछ भूकंपों की उत्पत्ति हो सकता है। और ऐसा जो भ्रंश बनता है जहां पर पार्श्वीय गति होती है वहां पर, या हम कह दें जो संरक्षी किनारा होता है वहां पर दोनों प्लेट के किनारे जब रगड़ खाते हैं तब कुछ भ्रंश बनते हैं, और ऐसे भ्रंश को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म भ्रंश। ट्रांसफॉर्म भ्रंश, इसका यदि हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो देखिए अमेरिकन प्लेट के पश्चिम में सान एड्रियान्स के निकट वहां पर प्लेटों की पार्श्वीय गति हुई, जिससे उनके किनारे पर रगड़ हुई, और रगड़ के कारण देखिए एक भ्रंश बना है। इस तरीके के भ्रंश को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म भ्रंश, और ये कैलिफोर्निया के निकट सान एड्रियान्स का भ्रंश है। कौन सा? सान एड्रियान्स भ्रंश है, जो कि एक प्रकार का कैसा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री या ट्रांसफॉर्म भ्रंश के नाम से ये जाना जाता है। तो कुल मिलाकर देखिए प्लेटों का जो गति है या प्लेटों का जो किनारा अपने तीन तरीके का देखा, एक अपसारी, दूसरा अभिसारी, और तीसरा जो संरक्षी गति करने वाला है या पार्श्वीय गति करने वाला है। वो तीनों ही किनारों के सहारे हमने अलग अलग चीजों की व्याख्या की। अपसारी गति हुई, वहां पर हमने महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, उनके अंदर नई कृष्ट की रचना कैसे हुई, ज्वालामुखी क्रिया से वहां पर महासागरीय कटक कैसे बने, और महासागरों का खुलना क्या है, ये सारी प्रक्रिया हम जानी। और स्थल पर यदि देखा जाए तो भ्रंशों का निर्माण कैसे हुआ, ये हमने देखा अपसारी किनारे के सहारे। अभिसरण जहां भी होता है वहां पर पुरानी कृष्ट का विनाश होता है, और उस विनाशी किनारे के सहारे हमने तीन तरीके के अभिसरण देखे। दो महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराए तो भारी महाद्वीपीय प्लेट हल्की महाद्वीपीय प्लेट के नीचे चली जाती है, और हल्की महाद्वीपीय प्लेट का किनारा ऊपर पर्वत श्रेणी के रूप में उठ जाता है, और साथ ही कुछ भूकंपों की उत्पत्ति भी वहां पर हो जाती है। जब एक तरफ महाद्वीप और एक तरफ महासागर की प्लेट हो तो भारी महासागरीय प्लेट हल्की महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है। ऐसा होने से महासागर की तरफ खाई बन जाती है और महाद्वीप का किनारा पर्वत श्रेणी के रूप में ऊपर उठ जाता है।
लेकिन महासागर की जो प्लेट नीचे की ओर क्षेपित हुई वो भूगर्भ में जाकर पिघल जाती है और पिघल कर वो ज्वालामुखी क्रिया के रूप में हल्की महाद्वीपीय प्लेट के ऊपर प्रकट होती है। इसलिए हल्की महाद्वीपीय प्लेट के किनारे पर पर्वतों के सारे ज्वालामुखी घटनाएं भी आपको देखने को मिल जाती हैं। महासागरीय क्रस्ट का नीचे की ओर जो भाग जाकर मेंटल में या दुर्बलता मंडल में पिघलता है, लगभग हम देखें तो उससे गहराई पर जाकर वहां पर पिघलने की जो प्रक्रिया हो रही है, उस क्षेत्र की हमें जानकारी ह्यूगो बेनियोफ ने दी थी, इसलिए उस क्षेत्र को हम बेनियोफ जोन भी कहते हैं। और ये जो है, ये दोनों प्लेटें जहां पर टकरा रही है उससे लगभग 45 डिग्री के कोण पर ये क्षेपित होती है, नीचे की ओर धंसती है। तीसरा एग्जाम्पल यदि अभिसरण का हम देखें कि दोनों ही महासागरीय प्लेटें आपस में टकराएं तो भारी महासागरीय प्लेट की तरफ खाई बन जाएगी और हल्की महासागरीय प्लेट की तरफ द्वीपों की एक लाइन या द्वीप चाप या द्वीप तोरण बन जाएगा। और जब पार्श्वीय एक गति हो, संरक्षी किनारा हो, तो ना तो नई क्रस्ट की रचना होती है, ना पुरानी क्रस्ट का विनाश होता है। दोनों के किनारे पर रगड़ से ट्रांसफॉर्म भ्रंश बनते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर कैलिफोर्निया के निकट बना है कौन सा, सान एड्रियान्स भ्रंश। तो देखिए, प्लेट विवर्तनिकी की हमने जो भी बात की उसके माध्यम से हमने प्लेटों का स्थानांतरण कैसे हुआ, महाद्वीप कैसे बने हैं, महासागरों का विकास कैसे हुआ, क्रस्ट का निर्माण कैसे हुआ महासागरों में, महासागर कटक कैसे बने, महासागरों में द्वीप चाप कैसे बने हैं, महासागर की खाइयाँ कैसे बनी हैं, महाद्वीपों के किनारे पर पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति कैसे हुई, भूकंप कैसे आते हैं, ज्वालामुखी क्रिया क्यों हो रही है, इन सब की जानकारी हमने प्लेट विवर्तनिकी के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश की है। और प्लेट विवर्तनिकी के माध्यम से इन सभी की व्याख्या करना ही कहलाता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसके बेस के रूप में हमने पहले वेगनर की थियरी को थोड़ा पढ़ा, क्योंकि उसी ने पहले बताया था कि स्थल खंडों का ऐसे स्थानांतरण होता है। फिर इस सिद्धांत का जो मुख्य पक्ष है जिसने रखा वो था हैरी हेस, जिसने सागर तल प्रसरण सिद्धांत दिया। हालांकि प्लेट विवर्तनिकी नाम उसने नहीं लिया, प्लेट शब्द टूजो विल्सन ने लिया था और प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग मॉर्गन ने किया था। अब मॉर्गन के अलावा भी हम देखें तो कई और लोगों का भी योगदान है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में। तो वो और कौन लोग हैं उनका नाम हम देख सकते हैं। देखिए, एक तो हम यहाँ पर विल्सन की बात कर चुके थे, विल्सन के अलावा मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर, डीज, वैलेंटाइन, मोर्श, हालम, इन सभी विद्वानों का भी हम देखें तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के रूप में कुछ न कुछ बातें बताने के लिए योगदान माना जा सकता है। तो कुल मिलाकर आज के टॉपिक में हमने आपकी जियोमॉर्फोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्लेट विवर्तनिकी, उसको डिस्कस किया। और उसको डिस्कस करने के लिए हमें वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो भी थोड़ा पढ़ना पड़ा और उसको भी हमने देखा। दोनों से ही मिलाकर या कहीं ना कहीं से प्लेट विवर्तनिकी में से किसी प्लेट के बारे में, उसकी गति की दिशा के बारे में और वहाँ पर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इन सब के बारे में जानकारियाँ आपको पूछी जा सकती हैं, वो सब हमने डिस्कस किया। चलिए, जियोमॉर्फोलॉजी की किसी अगली क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।